अगर आपको घड़ी लेनी है तो टाटा की टाइटन ले लो, नमक लेना है तो टाटा सॉल्ट ले लो, पानी लेना है तो टाटा कॉपर ले लो, सस्ती कार लेनी है तो टाटा की टियागो ले लो, महंगी कार लेनी है तो टाटा हैरियर, टाटा सफारी, टाटा लैंड रोवर एंड जैगवार ले लो। ये तो बस दोस्तों कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है। टाटा एक ऐसा ब्रांड है जो अपनी क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। टाटा ग्रुप के अंदर टोटल 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जो लगभग 5,500 प्रोडक्ट से भी ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। अगर इन कंपनीज का मोटे तौर पर ब्रेकडाउन देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा की 14 कंपनियां हैं, जिनमें से कुछ के नाम टाटा मोटर्स, जैगवार लैंड रोवर एंड टाटा हिस्पानो है। स्टील सेक्टर में लगभग 12 कंपनियां हैं, जिनमें टाटा स्टील एंड टाटा स्टील बीएसएल मुख्य है। इनके अलावा आईटी एंड कंसल्टिंग सेक्टर में भी टाटा की 14 कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा इंटरेक्टिव सिस्टम्स एटसेट्रा हैं। और इन सभी के साथ साथ एविएशन, केमिकल्स, हॉस्पिटैलिटी, पावर सेक्टर, फाइनेंस सर्विसेज, इन सभी सेक्टर्स में भी टाटा का भरपूर योगदान है। अगर आज हम देखें तो पूरे दिन में हम टाटा के 2-4 प्रोडक्ट्स का सामना तो कर ही लेते हैं, और कुछ भी नहीं तो रोड पर दौड़ते टाटा के ट्रक को तो हम देखते ही हैं। और अगर यह भी ना दिखे तो घर में टाटा टी, टाटा सॉल्ट या फिर दीवार पर टंगी हुई टाइटन की घड़ी को तो हम देख ही लेते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि टाटा एक ऐसा ब्रांड है जो हर भारतीय की जरूरत बन चुका है। सभी लोग टाटा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर मजबूत भरोसा भी रखते हैं, और यह सब टाटा ग्रुप ने एक रात या एक साल में नहीं कमाया। इस मुकाम तक पहुंचने में टाटा ग्रुप को पूरे 156 साल लगे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टाटा ग्रुप के बारे में, कैसे टाटा ग्रुप सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव ग्रुप बना। तो कहानी शुरू होती है साल 1839 से। ये वो साल था जिस साल जन्म हुआ था जमशेदजी टाटा का। उनका जन्म गुजरात के एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नौसरवानजी टाटा था। नौसरवानजी टाटा बहुत ही मेहनती और दूरगामी सोच रखने वाले इंसान थे। कुछ कर गुजर जाने की इच्छा उनके मन में हमेशा रहती थी, और इसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश में वो गुजरात से मुंबई आए हुए थे और वहीं अपने परिवार के साथ रहते थे। मुंबई में वो कॉटन ट्रेडिंग का काम करते थे। कॉटन ट्रेडिंग में वो कपड़ों को एक जगह से उठाते और दूसरी जगह बेच देते थे। अपने इस कारोबार के साथ साथ उन्होंने जमशेदजी टाटा की पढ़ाई लिखाई का भी विशेष ध्यान रखा। जमशेदजी टाटा ने साल 1858 में एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और उसके बाद उन्हें नौसरवानजी टाटा ने बिजनेस एक्सपोजर के लिए हांगकांग भेज दिया। 4 साल हांगकांग में रहने के बाद जमशेदजी टेक्सटाइल बिजनेस की सीख के लिए लंदन जाते हैं। वहां पर वो टेक्सटाइल बिजनेस की क्वालिटी से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और इंडिया में इसी तरह का बिजनेस करने की ठान लेते हैं। वो अपने पिताजी के कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस को कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में बदलने की सोचते हैं, और फाइनली 1874 में नागपुर में एक कॉटन मिल की स्थापना करते हैं। एक्चुअली इस मिल से पहले भी जमशेदजी टाटा ने एक बैंकरप्ट ऑयल मिल खरीदी थी, जिसे उन्होंने अलेक्जेंड्रा कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन 2 साल बाद ही उसे अच्छे प्रॉफिट में बेच दिया था। उन दिनों में मुंबई कॉटन मिल का सबसे बड़ा हब हुआ करती थी, लेकिन फिर भी जमशेदजी टाटा ने मुंबई से दूर नागपुर में अपना प्लांट लगाया, क्योंकि नागपुर कॉटन मिल के रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा केंद्र था। वहाँ रेल कनेक्टिविटी, चीप लेबर एंड चीप लैंड एक्विजिशन, इन सारी कैलकुलेशन से सेटिस्फाइड होने के बाद उन्होंने नागपुर में अपना प्लांट डाला। जमशेदजी टाटा केवल अपने बिजनेस में ही दूरदर्शी सोच नहीं रखते थे, बल्कि अपने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए भी बहुत दूरदर्शी सोच रखते थे। जो आज के समय पे कंपनियों में फिक्स वर्किंग आवर, इंश्योरेंस, पीएफ, ये सारी सुविधाएं वर्कर्स को दी जाती हैं, क्या आपने कभी सोचा है इनकी शुरुआत किसने की थी? इनकी शुरुआत की थी जमशेदजी टाटा ने। उन्होंने ये सारी फैसिलिटीज, जैसे वर्कर्स के मेडिकल इंश्योरेंस होना, उनका प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, लोन की फैसिलिटी, उनकी जॉब को उनके अगले सक्सेसर को ट्रांसफर करने की सुविधा, रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी की सुविधा, यह सब आज के समय में बहुत आम लगता है, लेकिन उन दिनों आज से 150 साल पहले इन चीजों के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। उस दौर में जमशेदजी टाटा ने इन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट किया था। जमशेदजी टाटा ने अपनी लाइफ में 4 बड़े सपने देखे थे, जिनमें पहला था भारत में एक आयरन एंड स्टील कंपनी स्टेब्लिश करना, दूसरा था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना, तीसरा था वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश करना, एंड चौथा था एक वर्ल्ड क्लास लग्जूरियस होटल बनाना। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात ये कि इनमें से उनके जीते जी सिर्फ एक ही मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया। वो था यूनिक होटल का प्रोजेक्ट, जो हमें आज मुंबई के ताज होटल के रूप में देखने को मिलता है। इस होटल को बनाने का आइडिया उन्हें तब आया जब उन्हें मुंबई के सबसे बड़े होटल वाटसन होटल में एंट्री देने से मना कर दिया।
और उनसे कहा गया कि यह होटल केवल यूरोपियंस को ही अलाउ करता है। इस प्रोजेक्ट के अलावा टाटा स्टील प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन प्लांट अभी लगा नहीं था और इसी बीच प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले ही 1904 में जमशेदजी टाटा की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारियां सर दोराबजी टाटा के ऊपर आ जाती हैं। सर दोराबजी टाटा भी बहुत दूरदर्शी विचार वाले इंसान थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई ऊर्जा के साथ संभाला और उसे और भी ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने जमशेदजी टाटा के अधूरे प्रोजेक्ट्स को भी पूरा किया, जिनमें से साल 1907 में जमशेदपुर में टिस्को के नाम से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टेब्लिश की। यह भारत का पहला स्टील प्लांट था जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। इसमें भी पहले जमशेदपुर का नाम पहले जमशेदपुर नहीं था, पहले यह एक छोटा सा गांव हुआ करता था साकची नाम का, जिसे बाद में 1919 में भारत के वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने बदलकर जमशेदजी टाटा के सम्मान में जमशेदपुर कर दिया था और आज जमशेदपुर एक भरा पूरा शहर बन चुका है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक भारत के वायसरॉय के रूप में था। सर दोराबजी टाटा ने इसके बाद 1911 में मुंबई में टाटा पावर प्लांट की स्थापना की। इस प्रोजेक्ट का विजन मुंबई को स्मोकलेस सिटी में कन्वर्ट करने का था। फिर आगे चलकर 1919 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी स्टेब्लिश की, जो इंडिया की लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। इसके अलावा सर दोराबजी टाटा ने 1920 के ओलंपिक गेम्स में इंडिया के पार्टिसिपेशन के लिए परमिशन सिक्योर की। यह परमिशन उन्होंने उस समय बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉर्ड की सहायता से प्राप्त की और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया, जिसकी वजह से 1920 में समर ओलंपिक में इंडिया ने अपना फर्स्ट ऑफिशियल कंटीजेंट ओलंपिक में उतारा। टाटा ग्रुप ने हमेशा से ही वो काम किए हैं जिनके बारे में दूसरे लोग सोच भी नहीं रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि टाटा ग्रुप ने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, उसने देश को भी बनाया है। भारत देश के लोगों को उनकी स्थिति से ऊपर भी उठाया है। टाटा ग्रुप को नए मुकाम तक पहुंचाने के बाद 73 साल की उम्र में सर दोराबजी टाटा का निधन हो जाता है। उनके निधन के बाद साल 1938 में JRD टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया जाता है। उनकी चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप की संपत्ति $100 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन हो गई थी। JRD टाटा को फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन भी कहा जाता है। ये इंडिया के पहले आदमी थे जिन्होंने साल 1929 में कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त किया था। यह साल 1929 वही साल है जब राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा देश में सती प्रथा अबोलिशन का कानून आया था। JRD टाटा ने लगभग 14 एंटरप्राइजेज स्टार्टअप किए थे, जिनमें से साल 1932 में टाटा एयरलाइंस, साल 1936 में टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, फिर इसके बाद 1945 में टाटा मोटर्स को स्टेब्लिश किया और साल 1968 में टाटा कंप्यूटर सेंटर के नाम से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस स्टार्ट की। JRD टाटा इंडिया के इकलौते ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा JRD टाटा को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑनररी ग्रुप कैप्टन की रैंक भी दी गई थी, जिन्हें बाद में प्रमोट करके 4 अक्टूबर 1966 को एयर कोमोडोर और 1 अप्रैल 1974 को एयर वाइस मार्शल बनाया गया था। JRD टाटा को 1955 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अपने पीछे एक महान विरासत छोड़कर साल 1993 में JRD टाटा इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। उनकी मृत्यु के शोक में उस दिन इंडियन पार्लियामेंट को एडजर्न किया गया था। यह यूजुअली उन लोगों के लिए किया जाता है जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, लेकिन JRD टाटा को यह सम्मान भी मिला। उनकी मृत्यु से पहले ही साल 1991 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप और टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया था। रतन टाटा जी ने यह जिम्मेदारी साल 1991 से लेकर साल 2012 तक बड़े उत्साह के साथ निभाई और टाटा ग्रुप के प्रिंसिपल्स को उसी अंदाज में निभाया जैसे उनके पूर्वजों ने निभाया था। रतन टाटा के इस 21 साल की चेयरमैनशिप के दौरान टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ा और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ा था। उन्होंने नए इनोवेशंस को बहुत महत्व दिया तथा नए टैलेंट की भी काफी ज्यादा सपोर्ट की। उन्होंने साल 2000 में टेटलेटी को एक्वायर किया और टाटा ग्रुप में शामिल कर लिया। इसके बाद साल 2007 में कोरस ग्रुप को और साल 2008 में जैगवार एंड लैंड रोवर को भी एक्वायर कर लिया। रतन टाटा जी एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ बहुत परोपकारी भी थे। वो जिस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उस यूनिवर्सिटी को पूरी दुनिया में रतन टाटा ने अभी तक सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था। इसके अलावा 1500 करोड़ रुपए कोविड-19 के समय डोनेट किए थे और साल 2010 में 220 करोड़ रुपए टाटा मेडिकल सेंटर ऑफ कोलकाता को डोनेट किए। और भी बहुत सारी अनगिनत चैरिटी वर्क हैं जो रतन टाटा जी ने किए हैं। स्टार्टिंग से ही उनकी एक क्लियर कट फिलॉसफी रही थी, द सक्सेस ऑफ ए कंपनी इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी।
उन्होंने हमेशा से ही सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और लोगों के जीवन को सुखद बनाने की दिशा में काम किए हैं। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण किस्सा रतन टाटा जी के नैनो प्रोजेक्ट से भी जुड़ा है। उनके नैनो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पीछे का मकसद इंडियन फैमिलीज को एक अफोर्डेबल और सेफ कार प्रोवाइड कराना था। इस प्रोजेक्ट के आइडिया के बारे में रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू में भी बताया था। A family on a scooter, the father driving the scooter, little kid standing in front, the wife behind holding a baby, and the first thought was what happens if they skid and fall up. यह प्रोजेक्ट रतन जी के पसंदीदा प्रोजेक्ट्स में से एक था। इस प्रोजेक्ट में टाटा के इमोशंस भारतवासियों के लिए साफ झलकते थे, लेकिन अफसोस लोगों ने इस प्रोजेक्ट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पकड़ने की बजाय वीक पॉइंट को पकड़ा और प्रोजेक्ट ज्यादा सफल नहीं रहा। रतन टाटा एक अनुभवी इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छे पायलट भी थे। वो इंडिया के पहले सिविलियन थे जिन्होंने F-16 एयरक्राफ्ट फ्लाई किया था। यह एयरक्राफ्ट उन्होंने साल 2007 में बेंगलोर के एक शो के दौरान किया। लेकिन आज हमारे पास देश के महान रत्न रतन टाटा जी नहीं रहे। वो 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को रात 11:30 बजे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। किसी ने उन्हें भारत का रत्न कहा, किसी ने कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्रिब्यूट में उन्हें एक विजनरी बिजनेस लीडर, कंपैशनेट सोल और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कहा। सच तो यह है दोस्तों, पूरे देश के पास रतन जी को बयां करने वाले शब्द ही कम पड़ गए। तो ऐसे थे हमारे देश के अनमोल रत्न रतन टाटा जी। अब उनके देहांत के बाद टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा को बनाया गया है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और बिजनेस सेक्टर में उनका बड़ा नाम भी है। नोएल टाटा ने 11 अक्टूबर 2024 को टाटा ट्रस्ट के चेयरमैनशिप का कार्यभार संभाला है।